नमस्ते छात्रों। अब हम कक्षा 9वीं हिंदी चौथी कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है किताबें। इस कविता के कवि हैं गुलजार। उनका परिचय जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम जिला पंजाब स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ। उनका जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में। और किस समय हुआ था? जब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी तभी उनका जन्म हुआ था 1936 में। उनका परिचय गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। उनका नाम जो है वह संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि पटकथा लेखक, वे एक कवि है, उसी के साथ पटकथा लेखक। पटकथा मतलब सिनेमा आदि में प्रयुक्त कथा। फिल्म निर्देशक, निर्देशक मतलब डायरेक्टर, वह व्यक्ति जो नाटक या सिनेमा में पात्रों की वेशभूषा, भूमिका, आचरण तथा दृश्यों के स्वरूप आदि को निश्चित करता है। और उसी के साथ वे एक नाटककार भी है। नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार है। और नाटककार होने के साथ साथ वे हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार यानी गायक या सिंगर है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं चौरस रात, यह उनकी लघु कथाएं हैं। रावी पार, यह उनका कथा संग्रह है जो उन्होंने लिखा है। रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, यह उनका कविता संग्रह है। खराशे, कविता कहानी का कोलाज, यह सब उनकी कृतियां हैं जो उन्होंने लिखी हुई है। पद्य संबंधी नई कविता। आधुनिक संवेदना, संवेदना मतलब अनुभूति या अनुभव के साथ परिवेश, परिवेश मतलब पर्यावरण के संपूर्ण वैविध्य, वैविध्य मतलब विविधता या अनेकता को नए शिल्प यानी कि हस्तकला में अभिव्यक्ति मतलब प्रकट या प्रकाशित करने की क्रिया करने वाली काव्यधारा है। काव्यधारा मतलब काव्य का प्रवाह, काव्य का मतलब है कविता का प्रवाह। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बच्चों, मैं अभी कविता का वाचन करूंगी और भावार्थ समझाऊंगी। आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशे से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर इन पंक्तियों में झांकती का मतलब है देखना, अलमारी यानी कि कबर्ड। हसरत का मतलब है उम्मीद, मुलाकातें का मतलब है मिलना, सोहबत का मतलब है संगत और तख्ती का मतलब है देखना। इन पंक्तियों का अर्थ है किताबें मनुष्य की साथी या दोस्त, मित्र होते हैं, किंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग के कारण किताबों में लोगों की रुचि कम होने लगी है। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि किताबें बंद अलमारी के शीशे से झांकती है मतलब देखती है और बड़ी उम्मीद से शीशों के बाहर देखती है। एक समय था जब मनुष्य की शामें किताबों के साथ ही बीतती थी और अब अधिकतर हालत ऐसी है कि महीनों तक मनुष्य और किताबों की मुलाकात नहीं होती, क्योंकि मनुष्य कंप्यूटर के साथ
वक्त गुजारता है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं। घर में जो रिश्ते वो सुनाती थी। इन पंक्तियों में गुजरना का मतलब है बीतना, कदरे का मतलब है मूल्य, मायने या वैल्यू, बेचैन का मतलब है अशांत या अधीर। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि अब अक्सर मतलब अधिकतर मनुष्य की शामें कंप्यूटर के पर्दों पर ही बीत जाती है और उनकी साथी पुस्तकें इस बढ़ती दूरी के कारण बेचैन रहती है। किताबें अपने ज्ञान गंगा से मनुष्यों को नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। नैतिकता मतलब सदाचार या हौसला का पाठ पढ़ाती है। वह रिश्तों के मधुर गीत सुनाती है। मधुर मतलब मीठे, किंतु जिनके मूल्य कभी नहीं मरते थे, जिनके सेल कभी खत्म नहीं होते थे। और अब कंप्यूटर के बढ़ते प्रभाव के कारण हमें घरों में वह मूल्य यानी कीमत नहीं दिखाई देती है। इस प्रकार इस पंक्तियों में कवि कहता है कि अभी किताबों के मूल्य नहीं रहे हैं। वह सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। इन पंक्तियों में उधड़े उधड़े का मतलब है बिखरा हुआ, सफ़ा का मतलब है पन्ना, किताबों के पन्ने, ईक का मतलब है एक और सिस की मतलब सिसकने की आवाज़ या किसी के धीरे धीरे रोने की ध्वनि या आवाज़। लफ्ज़ों का मतलब है शब्द, अल्फाज का मतलब भी शब्द होता है और मानी मतलब मान सम्मान। इन पंक्तियों में कवि कंप्यूटर युग में किताबों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब किताबें उधड़ी हुई है यानी बिखरी हुई है। मतलब पन्ने पलटने पर उसकी करुण सिसकी निकलती है। इतना ही नहीं, आज व्यक्ति व्यक्ति के बीच का दायरा यानी अधिकार या कार्यक्षेत्र इतना सिमट गया है कि उनके शब्दों के मान सम्मान गिर चुके हैं। उनके शब्द अब बिन पत्तों के सूखे टुंड से जीर्ण शीर्ण यानी फटे पुराने लगते हैं, जिनका अब कोई मतलब यानी अर्थ नहीं है। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है। पर्दे पर किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। यहाँ पर जुबा का मतलब है जीवा या जीभ, जायका का मतलब है स्वाद, झपकी गुजरती मतलब पलक झपकते ही, राब्ता का मतलब है संपर्क। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब एक क्लिक करने पर बस पलक झपकते ही कंप्यूटर के डिजिटल पर्दे पर बहुत कुछ एक साथ शीघ्रता यानी जल्दी से खुल जाता है। इसी कारण किताबों के पन्ने पलटने का जो स्वाद जीवा पर आता था वह भी हमसे ओझल हो गया है। अर्थात पन्ने पलटने पर जीभ पर बार बार अंगुली रखने का आनंद समाप्त हो गया। किताबों से हमारा संपर्क बहुत सिमट गया है, मतलब कम हो गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे। छूते थे जब भी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी।
यहाँ पर रिहल का मतलब है ठावनी या जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है। सजदा का मतलब है सिर झुकाना या प्रार्थना करना। जब्बी का मतलब है माथा। इल्म का मतलब है ज्ञान। आइंदा भी का मतलब है भविष्य में। इन पंक्तियों में कवि गुलजार मनुष्य और किताबों के परस्पर अपनत्व व साथ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किताबें हमारी साथी थी जिन्हें हम पढ़ते पढ़ते सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी कभी घुटनों को अपने रिहल के जैसा बनाकर किताबें पढ़ने का आनंद लेते थे, कभी सिर झुकाकर पढ़ा करते थे तो कभी माथे लगाकर अपनी ज्ञान गंगा को पाकर संपन्न होते थे। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। यहाँ पर रुक्के का मतलब है चिट्ठी या संदेश पत्र, उसे ही लेटर भी कहते हैं। रिश्ते का मतलब है संबंध। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि किताबों से जो ज्ञान हमें मिलता है वह आगे भविष्य में भी मिलता रहेगा, परंतु किताबों में रखे हुए जो सूखे फूल और महके हुए चिट्ठी के पन्ने मिला करते थे उनका क्या होगा। कवि कहते हैं एक वक्त था जब किताबों के गिरने उठाने के बहाने से कई रिश्ते बन जाते थे। अब जिस तरह किताबों में लोगों को रुचि नहीं है उससे यह रिश्ते नष्ट हो जाएंगे, उनका संपर्क टूट जाएगा और वे अपना अस्तित्व खो देंगे। किताबें इस कविता के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि आजकल लोगों का पुस्तकें पढ़ना कंप्यूटर के कारण कम हो गया है। पुस्तकें और मनुष्य के बीच कंप्यूटर के कारण दूरियां आ गई है। यह सब कवि ने बड़े ही मार्मिक मतलब मन को बहुत अधिक कष्ट पहुंचाने वाला ढंग से प्रस्तुत किया है। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उसमें प्रश्न है क। पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। आपको यहाँ पर 2 वाक्य दिए हुए हैं, वह आपको पूर्ण करने हैं। पहला वाक्य है किताबों की अब बनी आदत। इसका उत्तर है नींद में चलने की। दूसरा वाक्य है किताबें जो रिश्ते सुनाती थी। उसका उत्तर है घर में वो कदरें अब नज़र नहीं आती। प्रश्न ख लिखिए। उसमें प्रश्न दिया हुआ है कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ। कविता में जो उर्दू शब्द आए हैं वह आपको लिखने हैं और उनके अर्थ भी लिखने हैं। उर्दू शब्द है कदरे, सोहबत और हसरत, और उनके अर्थ है मूल्य, संगत और उम्मीद। प्रश्न ग आकृति। उसमें प्रश्न दिया हुआ है किताबें यहाँ रखते हैं। उसका उत्तर है सीने पर, गोदी में, घुटनों पर, माथे पर। प्रश्न 2 प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। भावार्थ किताबें मनुष्य की साथी है, किंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग के कारण इनमें लोगों की रुचि कम होने लगी है। अब स्थिति यह है कि ये किताबें बंद अलमारी के शीशों से झांकती है, बड़ी उम्मीद से शीशों के बाहर ताकती है। एक समय था जब मनुष्यों की शामें किताबों के संगत में व्यतीत होती थी, और अब आलम यह है कि महीनों तक मनुष्य और किताबों की मुलाकात नहीं होती। भाषा बिंदु शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला शब्द है घर।
उसका उत्तर है द्वार। और वाक्य बनेगा, पिता के डांटने पर रमेश अपना घर द्वार छोड़कर शहर चला गया। दूसरा शब्द है उधड़े। उसका उत्तर रहेगा उधड़े। उसका वाक्य बनेगा, पुस्तकालय में पुस्तकें उधड़ी उधड़ी थी। तीसरा शब्द है भला। उसका उत्तर है बुरा। उसका वाक्य बनेगा, नौकर से गमला टूट जाने के कारण मालिक उसे भला बुरा कहने लगा। चौथा शब्द है प्रचार। उसका उत्तर है प्रसार। उसका वाक्य बनेगा, हमारे देश में सफाई अभियान का प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। पांचवा शब्द है भूख। उसका उत्तर है प्यास। और वाक्य बनेगा, लंबी यात्रा के कारण यात्री भूख प्यास से व्याकुल थे। छठा शब्द है भोला। उसका उत्तर है भाला। उसका वाक्य बनेगा, रामू बहुत ही भोला भाला लड़का है।